साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जीएस की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक दिन जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित करवाए जाएंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। एकदम आपके परीक्षा पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आइए देखते हैं जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको हमने अभी प्रश्न और उत्तर के रूप में रखा हुआ है और इसके साथ में जो अन्य जानकारी है आपको देते चलेंगे। इसके बाद हम आपको ये 4 विकल्प के रूप में प्रश्न लेके आएंगे और आप भी जिससे आंसर दे सकेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है आपका सिनेमा। अब यह है इससे कुछ अन्य जानकारी जो है, दादा साहेब पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था? सन 1969 में दादा साहेब पुरस्कार देना शुरुआत किया गया था। और सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी जी को मिला था। किसको मिला था? देविका रानी जी को मिला था। और 2023 का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? जो 2023 वाला पुरस्कार है वो वहीदा रहमान जी को दिया गया था। ये आपको इसी क्लास में ऐसे बताएंगे कि यहीं आपको याद हो जाए प्रश्न। वहीदा रहमान जी को 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक जी। और इनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था और इनका जन्म सन 1469 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1539 ईस्वी में हुई थी। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए थे? तो कुल सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे। सबसे अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिख गुरु के सबसे अंतिम गुरु थे। और किसको औरंगजेब ने किसको सर कटवा दिया था? ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनका औरंगजेब में सर कटवा दिया था? तो गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। और ऐसे कौन से सिख गुरु हों जिनको जहांगीर ने फांसी पे चढ़वाया था? ये भी एक प्रश्न होता है। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर चढ़वा दिया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की गई हैं। और अब सिख धर्म में 5 चीज़ें सिखों को रखने के लिए अलाउ कर दिया गया है उनके धर्म में। केस बड़ा कर सकते हैं, कृपाण रख सकते हैं, कंघा रख सकते हैं और कड़ा रख सकते हैं। ऐसे 5 चीज़ें वो रख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? इसका आपने आंसर देख लिया, 3:2 है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बताते हैं आपको। सन 1921 में पिंगली वेंकैया ने इस जो है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था, राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। और ये किसके कहने पे बनाया था? ये गांधी जी के कहने पे बनाया गया था। किसके कहने पे? गांधी जी के कहने पे ये बनाया गया था सन 1921 में। अब जो है अपना जो वर्तमान स्वरूप है इसका राष्ट्रीय ध्वज का, ये कब एक्सेप्ट किया गया है? तो ये 22 जुलाई संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 में जो अंतिम स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का, ये एक्सेप्ट किया गया है। इससे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि सन 2002 से अब कोई भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। उसको कोई भी अब छूट मिल गई है। पहले नहीं फहराने का अधिकार था, लेकिन सन 2002 से एक नियम में बदलाव किया गया। उसके बाद से कोई भी कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। उसके बाद में
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई क्या होती है? प्रश्न बहुत बढ़िया है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है। इसको कौन स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई को कौन स्थानीय शासन को किसने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है, पहला होता है जिला पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है ग्राम पंचायत। इसको कौन डिवाइड किया था? तो सन 1956 में, सन 1956 में बलवंत राय मेहता समिति ने ये 3 स्तरीय शासन प्रणाली बताई थी। और ये किस सूची में रखे गए हैं? ग्राम पंचायत जो विषय है ये किस सूची में रखा गया है? तो ये भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और जो नगर पालिका है वो किस अनुसूची में रखा गया है? वो 12वीं अनुसूची में रखा गया है। ये आपके लिए जानकारी का एक स्रोत है। इसके बाद में आइए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक इसमें और प्रश्न संख्या 4 में एक और जानकारी आपको दे दें कि सन 1993 में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त किए गए। सन 1993 में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। तब से चुनाव नित्य 5 वर्ष पे होने लगे। ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे ग्राम पंचायत बनी थी? सबसे पहले आंध्र प्रदेश में के नागौर जिले में, में 1959 में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने आधारशिला रखी थी, ग्राम पंचायत की आधारशिला रखी थी। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा केरल। कुल कितने नृत्य होते हैं? कुल 8 नृत्य हैं। हमारे देश में कुल कितने नृत्य हैं? कुल ऐसे नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इससे प्रश्न आता है, कथकली केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का है? केरल का ही एक और शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा और क्या देख सकते हैं? कथकली केरल का हो गया, मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। इसके बाद में कथक कहाँ का है? कथक शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है? तो ये यूपी का है। उसके बाद सत्रिया एक नृत्य होता है, कौन सा है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये असम का है। कहाँ का है? असम का है सत्रिया। एक और होता है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। टीएन मतलब तमिलनाडु का है। तो इससे आपको कई जानकारी प्राप्त हो गई। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज है। तो गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज है बीजापुर में। और इसको कौन बनवाया था? गोल गुंबज को किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने सन 1626 ईस्वी में इसका निर्माण, 1626 से 1656 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी गुंबज है। भारत की जो है ये सबसे बड़ी गुंबज है और विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी गुंबज है। इसके बारे में एक और ये जानकारी है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गुंबज है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। जॉन नेपियर ने लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किया था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है? आइए बताते हैं, किस अंग के खराब होने से पीलिया, तो लीवर के खराब होने से। लीवर में क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर, एक पित्तरस, पित्त की थैली पाई जाती है, और जब वो पित्त की थैली खराब हो जाती है तो वहाँ से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस ही अगर पूरे शरीर में हो जाता है तो पीलिया होने का एक कारक बन जाता है। ये आप याद रखेंगे। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। ये आपके लिए अच्छी जानकारी है। क्वेश्चन संख्या 9, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आप बता देंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी का बताएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का तो नरौरा में है। कहाँ है? नरौरा। नरौरा में, नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर। नरौरा में उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है अभी यूपी में, कौन है? नरौरा। और भारत का सबसे पहला कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एक प्रश्न इससे यहाँ बनता है, क्या पहले जब भारतीय संविधान बना था तभी मौलिक अधिकार थे? उत्तर होगा नहीं थे, उस समय नहीं थे। इसको हम बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? इसको कब जोड़ा गया है? 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और तभी इसको जोड़ा गया है। और किसके कहने पे, किस समिति के कहने पे ये भारत मौलिक अधिकार किस समिति के कहने पे भारतीय संविधान में ऐड हुआ? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, ये समिति के कहने पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, आप इसको याद कर लेंगे। 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। अभी आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता या हम वाक की स्वतंत्रता, किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद कौन सा होगा? तो 19 होगा। और मौन रहने की भी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 को ही मौन रहने की भी स्वतंत्रता यहीं से आ जाती है। तो आप ये याद कर लेंगे। और बच्चों के लिए जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस में है? 21A में है। इससे आपको कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? अब आ गया क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये कब आया था? 1956 में आ गया था ये। और इसमें एक चीज़ ये है, 1857 की क्रांति भी इसी के समय में हुई थी। 1856 में आ गया था, और 1857 वाली क्रांति जो है, अभी आ जाएगा क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय कौन वायसराय था, तो आप बता देंगे लॉर्ड कैनिंग ही था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी भारत की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और कितने, किस संविधान में, किस अनुच्छेद में है भारत के राष्ट्रपति का? अनुच्छेद नंबर 55 में दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आपके लिए एक जानकारी है। और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को अगर हटाने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है।
भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो कहाँ का सभापति होता है, वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है और इसको वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? तो जब मोदी सरकार आई 2014 में, तो उससे पहले चल रहा था क्या गठन चल रहा था? उसके पहले योजना आयोग चल रहा था। योजना आयोग चल रहा था। अब जब मोदी सरकार आ गई तो इसने क्या कर दिया, सन 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं, पीएम खुद होते हैं। इसके उपाध्यक्ष अलग होते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर होगा 5 प्रकार की। अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। 5 प्रकार की रिट कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट एक बार और बता देते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उसका हो जाएगा 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? उत्तर है 11 मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया। आगे बताया गया था 11 कौन है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर मौलिक कर्तव्यों को भारत में शामिल किया, अनुच्छेद में शामिल किया गया था। पहले कितने थे? पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो ये अभी बताए थे, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है और इसको राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ये अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 55 में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? एक डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। चंद्रचूड़ जी इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस समय एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने वर्तमान में न्यायाधीश हैं? तो आप बता देंगे 34 एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। एक प्रश्न बन जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्यों में। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुसार, उसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 के और 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, तीनों आपको बता दिया गया है। इसके बाद में
ये देखिएगा। इसके बाद में उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। टोटल कितने होते हैं? 250 टोटल सदस्य होते हैं, उसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। और यहाँ पे राज्यसभा की कितने सीट है? यूपी में राज्यसभा की कितनी सीट है अगर पूछा जाए तो? लोकसभा की टोटल कितनी सीट है? 80 सीट है। लोकसभा की टोटल 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा की आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा की टोटल कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? अभी आपको बताए थे 42वां संविधान संशोधन जो होता है, इसको भारत का लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत बहुत ढेर सारे संविधान संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काट दीजिए, अब ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर अब क्या हो चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, जितनी भी नियुक्ति है, राष्ट्रपति करता है। ये आप फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं में जैसे यूपीएससी के चेयरमैन और ढेर सारे जो राज्यपाल हो गया, ऐसे जो भी पद हो जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम 1930 में आया था। कब आया था? 1930 में आया था। और इसके द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए आया था। बाल विवाह को रोकने, इसमें लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी और लड़कियों की आयु 14 वर्ष की गई थी उस समय। ठीक है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी इस समय है। नरेंद्र मोदी जी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुल कितने ग्रह हैं इस समय? कुल 8 ग्रह हैं। और ऐसा कौन सा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा बताइएगा, कमेंट करके बताइए, ये लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन ये बताए, सूर्य एक कैसा तारा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य एक कैसा तारा है? तो सूर्य एक पीला तारा है। अगर आ जाएगा तो सूर्य एक पीला तारा है, यही लगाइएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? पहला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम टाइफून है। ये ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। वलित पर्वत मतलब होता है नवीन पर्वत। नवीन पर्वत। अच्छा, अरावली किसका उदाहरण है? अरावली पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो ये पुरानी पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रेणी ये पुरानी पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। और हिमालय जो है ये नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ये क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था। 3.0 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये कब पूछा गया था? ये मतलब इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न, सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। अच्छा ये बताइएगा, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था? और सबके नाम आप कमेंट करेंगे। कुल 5 लोगों को प्रदान किया गया था और सबके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू। अगला पार्ट फिर आएगा, रोड
30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने ऐसी कराई जाएगी। आप लोग इसको सपोर्ट करिएगा और आपको इसी से प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू सो मच।